पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का एसएसटी है, यानी कि सोशल साइंस, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का है, उसका आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आप लोग का एमसीक्यू, सभी क्वेश्चन को आप लोग को इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को बता दें, ये आप लोग का बिल्कुल महा मैराथन क्लास होने वाला है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, इसमें जो रहेगा क्या 150 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें से आप लोग का 20 नंबर यहीं से एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। क्या होगा? 20 नंबर एमसीक्यू वाला यहीं से आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है। और आप लोगों को जो रहेगा क्या रहेगा, देखो जो सामाजिक विज्ञान का 4 सब्जेक्ट है, क्या है, यानी कि सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों का निचोड़ तरीके से महा मैराथन क्लास आप लोगों के सामने इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक पूरा नंबर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत भारी डिमांड होती है ना कि सोशल साइंस का पेपर लेकर के आइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि 20 फरवरी को आप लोगों का क्या है, पेपर है। 20 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर है, यहीं से सभी क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, हमें ये बताना है। तो देखो, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन कौन सा नहीं चलाया था, इसको जानो, ध्यानपूर्वक से समझो। देखो यहाँ पर जो था, ये असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन था, तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कब चलाए थे? 1920 से लेकर के 1992 ईस्वी में ये चला था। कब? 1920 से लेकर के 22 ईस्वी में। कहाँ तक? 20 से लेकर के 22 ईस्वी तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर सबनीय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब चला था? 1930 में चला था। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1930 में चला था। और यहाँ पर तीसरा क्या है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब चला था, पता है? नहीं पता ना, तो ये 1917 में चला था। सन आप लोग भी याद कर लीजिएगा, कब चला था? 1917 में, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, यही राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब चला था बाबू? हमारा 1919 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक चला था। ये हमारा 1 नंबर यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से, बिल्कुल निचोड़ तरीके से बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बाबू। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि कामयाब होने के लिए लोगों के बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या, बातों से मत लड़ो किसी चीज के, अपनी मतलब मेहनत करके रातों रात यानी कि उससे लड़ो, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा नंबर पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आज चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1789 में, यानी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति के क्या परिणाम हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा, कि गुलामगिरी के लेखक हैं, यानी कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो गुलामगिरी के जो लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फूले जी हो जाएंगे, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रमुख बैंकों की धाराशाही होना, यानी कि क्या होना, ध्वस्त होना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोगों को सभी चीजें कवर कर दिया जाए इस वीडियो में। वीडियो के अंतर बने रहिएगा, धैर्य बना करके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पेपर में यहीं से फंसेगा कब? 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो बाबू। एक छोटा मोटा काम कर दिया करो, सबका भला। क्या कहते हैं कि कर भला तो होए भला, यानी कि करेंगे भला तो आपका भी होगा भला। तो इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, भेज दीजिएगा। वीडियो आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, 5 वाला क्वेश्चन दिया गया कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ की गई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था क्यों संघीय व्यवस्था है, यानी कि क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए ये संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ये भी जान लो, भारत की राजधानी नई दिल्ली। आई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इंडिया बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें याद रखा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन का संबंध नहीं है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक नहीं है। देखो सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा, चाहे आप लोग का ये क्या हो, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी चीजों को इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे अच्छे तरीके से, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो एस्क हो जाएगा, क्या खनिज धात्विक लो एस्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर ट्रिक लगा देना, क्या ट्रिक लगा देना बाबू की का से कपास का से काली, क्या का से कपास का से काली, तो काली मिट्टी हो जाएगा। और ये भी दिमाग लगा लेना कि काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है जो मुख्य रूप से अधिक पैदावार होती है। तो काली यानी कि का से कपास का से काजू दोनों फसलें उगाई जाती है। तो ये दिमाग लगा देना अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है तो। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो एक छोटा मोटा काम कर देना, इस वीडियो में आप लोगों को देखिए सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कमबैक वाला सीरीज है, बहुत स्टूडेंट कह रहे थे ना कि कमबैक कर दीजिए कमबैक कर दीजिए, तो कमबैक हो चुका है। बस आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बोनस के तौर पर आया और इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा इसका एल प्रतीक होता है, क्या होता है, एल प्रतीक होता है, ये भी जान लो। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन हमारा 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, हमें ये बताना। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, क्या होता है, उद्यमों का स्वामित्व होता है, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि एजेंडा 21 यानी कि 21 का संबंध किससे है। तो ये जो है सतत पोषणीय यानी कि साधारणीय विकास से है, क्या सतत पोषणीय विकास से है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्या कर लो, तैयार कर लो। 20 फरवरी को यहीं से पेपर में छपेगा, क्या छपेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। जो चीज़ें बता देते हैं आप लोगों को वहीं से क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, चाहे आप लोगों का देखो वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, वीडियो आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है बाबू। वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है, क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर जितने भी कक्षा 10 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट होंगे जो 2026 को यानी कि 20 फरवरी को कहाँ पर बैठेंगे, कहीं पर नहीं बैठेंगे, पेपर देने बैठेंगे। ठीक है, उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 वाला दिया गया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में बना था। कब बना था, 1986 में बना था। अगला क्वेश्चन दिया गया बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी, हमें ये बताना। तो 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में हुई थी। रफ्तार कम होगी तो चलेगा लेकिन दिशा सही होना चाहिए, रफ्तार सही होना चाहिए, क्या है, रफ्तार कम होगी तो लेकिन चलेगा लेकिन दिशा सही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बाबू हमारा कि आप लोगों को रफ्तार क्या बढ़ा भी लेना है और सभी चीज़ों यानी कि बढ़ा लेना, दिशा भी सही तरीका से रहना चाहिए, ना कि रील स्क्रॉल करो या कोई और सोशल मीडिया का यूज़ करो, इस टाइम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना, स्टडी करना। ठीक है, दिशा सही होना चाहिए। समझ में आ गया ना। 19 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन यानी कि जो मछली का पालन किया जाता है, यानी कि उद्योग एक प्रकार से है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया जीव संसाधन मतलब पता है ना, जीव संसाधन जिसमें जीव जान होते हैं। ठीक है, जो यानी कि हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, यानी कि क्या है, सर्वोच्च, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, चलो ऑप्शन कौन सा, श्रीलंका का सबसे ज्यादा है, कौन सा, श्रीलंका का सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, मत्स्य पालन। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसमें भी वही विकास यानी कि रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन या इटली बनाया था, हमें ये बताना। तो किसने बनाया था, जोसेफे मेस्सीनी बनाया था। कौन बनाया था, जोसेफे मेस्सीनी ने बनाया था, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कॉर्न लॉ से संबंधित है, यानी कि देश से संबंधित है। कॉर्न लॉ किससे संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। एक नियम था, क्या था, लॉ मतलब नियम कानून, यानी कि लॉ मतलब क्या होता है, कानून होता है, ठीक है। तो ये एक नियम था, कहाँ का कानून था, तो ये ब्रिटेन का बहुत ही सख्त कानून था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, हमें ये बताना है। तो ये 1815 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछ ले कि नेपोलियन बोनापार्ट की यानी कि कहाँ पर हुई थी, तो बोनापार्ट यानी कि बोनापार्ट के स्थान पर हुई थी। क्या बोनापार्ट इनका नाम था, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया, महामंदी का बुरा असर पड़ा था, किस पे पड़ा था, कृषि क्षेत्र में पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते, कृषि क्षेत्र में बहुत ही गरीबी हो गई थी, बहुत ही तंगी हो गई थी, भुखमरी हो गई थी, बहुत समस्याएं हो गई थी। किसका, महामंदी का पर सबसे बुरा असर इसी पे पड़ा था, कृषि पर। कृषि नहीं हो रही थी, भर्ती नहीं था, तो कृषि कैसे होगी बाबू, नहीं होगी ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 29 वाला यानी कि 29 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या गुलामगिरी किसकी रचना है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्या यानी कि आप लोगों का क्या एलर्जी जो है, सॉरी एनर्जी जो है, एलर्जी नहीं, एलर्जी दूसरा होता है, एनर्जी दूसरा होता है, कंफ्यूज मत होना बाबू। देखो एनर्जी जो है आप लोग की कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को स्पीड होना चाहिए, उसी तरीका से आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। गुलामगिरी किसकी रचना, हमें ये बताना। तो ज्योतिबा फुले की है, किसकी है, ज्योतिबा फुले की है, ये भी जान लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, इसको भी समझ लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के संबंधित, हमें ये बताएं। तो प्रतिरक्षा जो है यही हमारा राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, किस में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 32 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना। तो देखो यहाँ पर यही कथन गलत है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ये बात गलत है, कोई नहीं बताता, संविधान ऐसा पालन नहीं करता है कि राजकीय धर्म बता देगा एक धर्म को, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता है, तू ऐसा हो नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता, हमें ये बताना। तो लोकतंत्र की है, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसकी है, लोकतंत्र की है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आती बहुत लंबा दंगल चलेगा, ठीक है। क्या महामैराथन क्लास, महामैराथन का मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पर महामैराथन यानी कि लंबी दौड़ होता है, क्या होता है, लंबी दौड़ होता है। तो ये भी हमारी लंबी दौड़ है, यानी कि क्या इस वीडियो में सभी को कवर किया गया ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक बता दिया जाए। वो बहुत स्टूडेंट क्या कहते हैं, पेपर सॉल्व कराओ। तो पेपर आप लोगों का देखो बाबू क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वही रहते हैं पेपर में जो आते हैं, ठीक है। आप लोग को वो फर्जी वाला हमारा काम नहीं रहता कि आप लोग को ऐसे बता दे पेपर लीक यही पेपर आएगा, झूठ बोलनी नहीं, भविष्य बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करना हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को जरूर तैयार कर लो जितना बता रहे, ठीक है। 34 वाला क्वेश्चन दिया गया, लोकतंत्र ने मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतंत्र व्यवस्था की अनुरूप नहीं, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ए वाला सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव और अजैव, क्या जैव और अजैव, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 वाला दिया गया, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरो में, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 वाला दिया गया, खरीफ की फसलों के लिए बोए जाने वाला फसल वो समय है क्या, जून और जुलाई में क्या बोया जाता है, जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, क्या जून और जुलाई में क्या खरीफ की फसल होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, यानी कि ऊर्जा खनिज प्राकृतिक गैस है, क्या है, नेचुरल जो आप लोग का गैस होता है यही होता है, प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। क्या प्राकृतिक गैस होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जहां सब हार चाहते हैं वहीं से जीत कर आना है मुझको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वाला यानी कि जलवा रखना चाहिए, ये वाली बात आप लोगों को दिल में बैठा लेना है, ठीक है। जहां से क्या हार चाहते हैं वहीं से आप लोगों को जीत करके आना, वहीं से अच्छा नंबर ला करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है, 18 है, कितनी है, 18, यानी कि कितना है, 18 है, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो 41 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है क्या कि सूचना एवं क्या दिया गया, सूचना एवं
संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र क्या हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का सी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। 7 करोड़ आप लोग जीत चुके हैं, यानी कि सी आर मतलब क्या होता है, 7 करोड़ आप लोग जीत चुके हैं। ऐसे कैसे जीत जाओगे बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 42 वाला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। क्या है 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा 43 वाला क्वेश्चन दिया गया, किस देश का विकास आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर भी, लोगों की स्वस्थ स्थिति पर भी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, मनरेगा मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर 2005 में। किसके द्वारा मनरेगा का, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यानी कि कौन, एमजी, यानी कि कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, 19 कब, 2005 में चला गया था, जो कि 2005 में चला गया था। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, कौनो दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया 45 वाला, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, हमें ये बताना, तो ये किस देश से था, जर्मनी से था। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना कि बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, फ्रांस पे टिक मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लो क्या देगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। कहाँ, फ्रांस की राजधानी जान लो क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है बाबू, पूछ लेगा तो बता देना, पेरिस है। क्या है, पेरिस से लगा देना, कोनो दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 वाला क्वेश्चन दिया गया, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, हमें ये बताना, तो अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, अमेरिका में आयोजित किया गया था। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, तो एक बीमारी था। क्या था, एक बीमारी था, जो कि ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बीमारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब बता रहे हैं, सभी को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कौनो भी पेपर उठा करके देखेंगे तो क्या रहेगा, सभी क्वेश्चन मिलेगा। और इस बार आप लोगों को क्या 20 फरवरी को भी यहीं से क्वेश्चन जरूर छपेगा। क्या है, यहीं से आप लोग को छपेगा। जो आप लोग को बता रहे हैं ये सत्य बातें, कोई अफवाही बातें नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग को गुमराह हो। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया 49 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 49 वाला, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो ये पता है कौन है, ऊपर बता, एम जी। क्या, एम जी, यानी कि क्या, एम जी, यानी कि एम बी मत कह देना बाबू, एम बी मत कह देना, यानी कि क्या हो जाएगा, एम जी मतलब कौन, महात्मा गांधी, जो कि कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ ले, क्या पूछ ले कि ये कब किया गया था, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक का, यानी कि लेखक कब प्रकाशित किया गया था, कब लिखे थे, हमें ये बताना है। तो ये बता देना कि 1919 में लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था। क्यों गुजराती भाषा में लिखा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के थे, तो एक प्रकार के गुजराती कह सकते हैं। कहा ना थे, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसीलिए गुजराती, जो जिस देश में जन्मेंगे, जन्म यानी कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जन्म लेगा, उसी की भाषा वेशभूषा रहेगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा, समझ में आ गया ना। देखो पूरा डिटेल बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, हमें ये बताना है। तो ये भी बता दे क्या, चलो बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघ जो होता है यही इसी को प्राप्त है। क्या है, संघ, बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, कि 51 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, बेस संसाधन भी हो सकता है, पारदर्शी संसाधन भी हो, तो उत्तरदायी संसाधन भी, तो इनमें से सभी इनमें से सभी, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, तीनों राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में है, हमें ये बताना। तो प्रतिरक्षा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, 26 जनवरी था। कौन सा 26 जनवरी, 26 जनवरी था। और अगर सन पूछ ले तो क्या बता दोगे, 1950 था। क्या था, 1950 था, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु, क्या बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं, हमें ये बताना। तो बहुसंख्यक का शासन हो जाएगा। अगर इच्छा होगी, अगर आप लोगों को टाइम कम होगा तो 2x पर ये वीडियो करके देख लीजिएगा सेटिंग में, यानी कि थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा अच्छी तरीके से और उस पर भी आएगा तो 2x पे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कम समय में आप लोग का पूरा पूरा हो जाएगा अच्छे तरीके से। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आ गया ना, जितना बताए है। ठीक है,
अवधी भी बोलना सीख लेते हैं बाबू, हम क्या अवधी भाषा भी बोलना सीख लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, सोपानी खेती किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तराखंड। यहीं पर अगर उत्तराखंड का जगह पे क्या ऑप्शन उत्तरांचल दे दे तो ये भी राइट कर देना। ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन में देगा, ये बोर्ड ने बता दिया है कि हम एक ही ऑप्शन देंगे, उत्तरांचल देंगे या उत्तराखंड देंगे। सीढ़ीदार यानी कि इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम सोपानी खेती का सीढ़ीदार भी होता है। क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है कहाँ पर, उत्तराखंड या उत्तरांचल, कोई भी आप लोगों को सीढ़ीदार भी कह सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। सी वाला ऑप्शन लाख हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को बस शेयर कर दो आप लोग। क्या करना है बाबू, छोटा मोटा काम करना है, वीडियो शेयर में क्या लगता है, ना आपका पैसा लगता है ना कुछ लगता है, सिर्फ क्या शेयर कर दो बस, सिर्फ क्या एक दो आप लोगों का कुछ सेकंड ही टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि की फसल है? तो कहवा जो है ये रोपण कृषि की फसल है। क्या है, कहवा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला दिया गया, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? लो अयस्क जो है आधारभूत खनिज है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा है। क्या है, गैर परंपरागत है यानी कि क्या सौर ऊर्जा है, जो कि कब्बो ना जल्दी खत्म होता है, इसीलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, दोबारा यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझ लीजिएगा, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। किसको, बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो रेल परिवहन है। कौन सा, रेल परिवहन है। क्या है, रेल परिवहन, जो कि ट्रेन ओरेन होता है, मेट्रो होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो द्वितीय क्षेत्र में। किसको, द्वितीय क्षेत्र में जो भी फैक्ट्री होती है क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर थी? तो श्रीलंका। श्रीलंका बहुत ही आगे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? हमें ये बताना है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीदना है, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊपर रिपीट हुआ क्या, ऊपर रिपीट क्वेश्चन हुआ क्या, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोनो बात नहीं, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की राजधानी बता ही दिए, क्या है, बता दो जल्दी से, पेरिस है। क्या है, बताओगे क्या, पेरिस से पता हो तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? हमें ये बताना, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमें ये बताना, तो 1995 में की गई थी। कब, 1995 में की गई थी। ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन देखे क्या दिया गया, ज्योतिबा फुले ये कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा, ऊपर क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्या देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया, सत्ता का क्षैतिज वितरण की क्या क्या था, ये तात्पर्य है? हमें ये बताना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर नहीं है। कौन सा, जम्मू कश्मीर, डी वाला ऑप्शन ला कर दिया जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन दिया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य है कौन सा? सभी धर्मों को समान समझा जाता है, जो कि सी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो हमारा कौन सा, इन सभी डी वाला ऑप्शन लाइक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? हमें ये बताना, इनमें से सभी हैं, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान के अनुसार भारत राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये संविधान की भाषा बता रहा है, राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो कि अच्छों की क्या चिंदी छुड़ा देता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट करता है, जो कि सीमेंट से क्या बनता है? घर की मजबूती होती है। ठीक है, कभी कभी हाथ में ज़्यादा लग जाता है तो कट जाता है, क्या, सीमेंट।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया 78 वाला कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, हमें ये बताना। तो 1991 में हुई थी, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? अब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया उपभोक्ता दिवस कब, 24 दिसंबर, बार बार रिपीट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया लो एस किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है? एमपी। क्या है? मोहनपाल सर। कौन सा? मोहनपाल, यानी कि मध्य प्रदेश। मोहनपाल मत समझना बाबू, क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछुआरा मछली पकड़ेगा तो उसको क्या ले जाएगा, बेचेगा, तब पैसा पाएगा। तो ये हमारा क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछुआरा है। ठीक है। यानी कि क्या होता है, फिशरमैन जो होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था बाबू? 2005 में। 2005 में बहुत ही काम हुआ था, मनरेगा भी आ गया था, जिसमें रोजगार मिल गया था। और आज सभी लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, हमें ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश, एमपी सर। कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी सर। यानी कि क्या एमपी सर, क्या मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से बताएं ना बाबू। का से कपास, का से काली, का से काजू, लेकिन कपास पे टिक कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के 1970, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इटली का संबंध, इसकी इटली किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण ग्रेबाल्डी। अगला क्वेश्चन दिया गया रोलक एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में एक और कांड हो गया था। क्या हो गया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। यानी कि क्या, कौन सा कांड हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये भी जान लो, मैप में आ जाता है अमृतसर, जो कि पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीबी। क्या हो जाएगा? पीबी का मतलब पंजाब। ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अगला क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देगा? जो गुलामगिरी, ये वाला ज्योतिबा फूले 3-3 4-4 बार आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दिया गया समुदाय सरकार से तात्पर्य क्या है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है, शासन का अंग नहीं है? नगर पालिका कहाँ शासन का अंग है? ये नहीं है शासन का अंग, यानी कि शासन प्रशासन। क्या है? शासन प्रशासन में हाथे में है। किसके हाथे में? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सब क्या है? शासन के अंग है, जबकि नगर पालिका क्या? शासन के अंग नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया भारत में पंचायती, ये किसके अंग में होता है? ये चेयरमैन ही होता है। क्या होता है? मेयर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी कि पंचायती राज किसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि मार्क्सवादी की विचारधारा क्या थी? तो यही थी, तीनों थी, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है बाबू? कितना बार बताएं? ठीक है। नगर पालिका हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में, सही। बार बार रिपीट क्वेश्चन, ये सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन लॉक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संघ में क्या है? अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त है? तो संघ को प्राप्त है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। क्या है? एनर्जी कम होना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यानी कि करो तो पढ़ाई हद कर दो, वरना पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो। ठीक है। अच्छे से पढ़ो। ठीक है। जान लगा दो या फिर जाने दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई था, बहुत ही सिंचाई था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता? वन्य जीव, पशु विहार और परिसीमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से एक फलीदार फसल कौन सा है? जी भली भर फल, यानी कि कौन सा? फलीदार दालें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच
किस व्यापार को दर्शाती है, तो यही शब्दावली है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, कब, 1992 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन डाट डर क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में क्या सहायता पहुंचा है, विकसित देशों के लोगों को पहुंचाई है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरुआत 1992 में, कब, 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी 1991 है बाबू, क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 ईस्वी में। कब किया गया था, 1986 ईस्वी में। वियना संधि कब हो गई थी, यहाँ पर 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। एक कांड और हो गया था, नेपोलियन का हार हो गया था, ये भी जानो। हिंद स्वराज कौन लिखे थे, एमजी सर, कौन, एमजी लिखे थे। एमजी मतलब कौन, महात्मा गांधी, ऐसे याद रखो, कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि रीडर पेस्ट क्या है बाबू, मवेशी की बीमारी है। क्या है, मवेशी की एक बीमारी से यानी कि रीडर पेस्ट संबंधित है। अगला क्वेश्चन गुमास्ता क्या है, गुमास्ता ऊन बेचने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले कितना बार आया बाबू, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 ईस्वी में। 1947 में अपना भारत हुआ था, कौन, 1947 में अपना भारत हुआ था। 1948 से एक साल के बाद इसका भी काम हो गया था, क्या होगा, स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि भारत में क्या दिया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या, हमें ये बताना। तो केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण है। जितना क्वेश्चन बता रहे सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि जब तक पूरा पूरा नंबर आप लोगों को बता नहीं दिया जाएगा तब तक वीडियो भी कहाँ खत्म होने वाला, कैसे खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा ना। जो वादा किए हैं कि मेरा एक सभी वादा है कि हर वादे को निभाना है। ठीक है, जो वादा किए उस वादे को जरूर निभाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। यानी कि अभाव मतलब कमी, क्या कहते हैं अभी, अब हमें हमारे पास यानी कि क्या है, कमी है, किसी कमी है, इस समय टाइम की कमी है। सोचते हैं कि 48 घंटा का टाइम हो जाए, कितना, 48 घंटा का टाइम हो जाए, लेकिन ये असंभव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया संवैधानिक प्रावधान कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ये सब हो गया है, क्या है इसका आप लोगों को हो गया सब क्वेश्चन ना, ये वाला आप लोगों का हो गया ना ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश है, भारत देश है, एक दलीय व्यवस्था होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की होता है। ये वाला कमेंट करके बताना कौन सा सही होगा जिसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध से। श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद दूध क्या होता है, दूध को क्या होता है बाबू, दूध बता दो जल्दी से, क्या होता है, सफेद होता है कि पीला दूध भी होता है, नहीं बाबू सफेद दूध होता है, क्या होता है, सफेद दूध होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया सोपानी कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि पर क्या करने के लिए, पानी को रोकने के लिए। ठीक है, सभी चीजों को रोकने के लिए, मिट्टी के कटान को रोकने के लिए सोपानी खेती यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया ओज खास जलीय निकाय स्थित है, दिल्ली में स्थित है, कहाँ पर, दिल्ली में। अपने दिल्ली में, दिल्ली जो जाएंगे वो बिल्ली पकड़ के लाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा, हल्दिया से इलाहाबाद सबसे बहुत बड़ा है जलमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन दिया गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाने का क्या कारण है, IMF का कारण है, क्या IMF का कारण है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लो, काहे टेंशन ले लो। IMF क्या होता है समझो ध्यान से, ये होता है इंटरनेशनल मैच्योरिटी फंड होता है। यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, और कब हुई थी ये भी जान लो। ये सब चीज़ें जान लो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या 1944 में हुई थी, कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बाबू, कितना बार बताएं यार, 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये मत कहना कि 14 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, ऐसा मत कहना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त थे, कितने
थे, 25% थे, डी वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या समझो ध्यान से, दिया गया वर्ष 2009 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, तो 68 से 8 वर्ष थी, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक से, कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों की साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे, हमें ये बताना, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा सी वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 25% थे, कितना 25% थे। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया गया, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वाह 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 वाह, 5 सितंबर को मना दिया जाता है। टीचर डे का भाई बाबू 5 सितंबर को है, क्या है टीचर डे, टीचर क्या खिला देते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, टॉफी खिला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खिला देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पेरियर रामास्वामी नायकर कौन थे, तो एक समाज सुधारक थे, जो कि समाजों में क्या करते थे, सुधार करते थे, क्या करते थे, सुधार करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, कहे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बाबू, क्या करेंगे, जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कामयाब होने के लिए बातों से नहीं हमें रातों से लड़ना पड़ता है, तो इसीलिए आप लोगों को भी क्या करना है, रातों से लड़ना पड़ता है, रात रात मन मेहनत करो, अच्छे से नंबर लाओ, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है, राजस्थान, कौन सा, राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया था, ब्रिटिश सरकार, यानी कि जो अंग्रेज वाली सरकार थी। ये बहुत बहुत चीज़ों दे गए हैं, बहुत चीज़ें ले गए हैं, ठीक है। चाय जो पीते हो किसकी देन है, ब्रिटिश सरकार की देन है, बहुत सारे देन है, कितना बता दे, शब्दों में हम बयान ही नहीं कर पाएंगे, वीडियो हमारा कहाँ बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर बयान कर देंगे, तो बहुत चीज़ दे करके आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिए, जैसे कहते हो हाउ आर यू, कहते हो आई एम फाइन, ये सब किसकी देन, अंग्रेज की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी, इंग्लैंड, कहाँ पर, इंग्लैंड, इंग्लैंड किसका है, यहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे, तो यहीं पे शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी, 1922 ईस्वी में, कहाँ पर हुई थी, यहाँ JKP, क्या बोलते हैं, JKP, यानी कि गोरखपुर जिला में हुई थी, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, कौन कब, 1985, ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय से ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी, हमें यह बताना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है कि देख लो, आप लोग का क्वेश्चन पूछता है क्या है, यहाँ पर समझो कि सुमिलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अमीर जीवन है कि ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग का टिक लगा है, सभी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अग्नीय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा जस्ता है, कौन सा जस्ता। अगला क्वेश्चन देगा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रिया का उचित पालन करना उसकी क्या है, उसकी यानी कि जिम्मेदारी है, क्या है, सरकार की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं तो आज जेल हुई कल बेल हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बाबू, ये सब क्या फालतू का दिमाग लगाते हो जी बाबू, क्या करते हो आप लोग यार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है, तो 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, एक जगरूप, क्या दिया गया, एक जगरूप उपभोक्ता के क्या गुण थे, तो यही गुण थे जो कि बता दे क्या, जो कि निपुणता था, ज्ञान था। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन कंप्यूटर लॉक कर दिया जाए, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है, महात्मा गांधी ने नमक का अत्यधिक क्यों महत्व दिया था, क्योंकि यही दिया था बाबू कि नमक का प्रयोग अभी गरीब सभी करते हैं, ठीक है। ये नियम समान था सभी लोगों के लिए, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन ला कर दो बाबू, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से आप लोगों का 147 क्वेश्चन, क्या 147 क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन आप लोगों का ऑलमोस्ट क्या है इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को क्या हो गया, समझा दिया गया। यही नहीं है, कहे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये दंगल बहुत ही लंबा चलेगा, क्या है। अभी आप लोगों का क्या है,
ये देखो क्या है आप लोगों का यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट के पास क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ये सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है और इसका आंसर भी बताएँगे। क्या रहेगा 4 नंबर का जो यानी कि क्या रहेगा लघु क्वेश्चन रहेगा और चाहे 6 नंबर का भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी बता रहे हैं एंड आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले इतिहास से हमारा शुरू होता है कि नाम लेकर के किसका इतिहास यानी कि क्या इतिहास, इति मतलब पुराना, हास मतलब खजाना। हाँ, तो ये इतिहास यानी कि जो पुरानी खबरों को बता दे उसी क्या कहते हैं इतिहास कहते हैं। तो परिभाषा हमारा पेपर में थोड़ी ना पूछेगा बाबू, लेकिन बता दे रहे क्या जा रहा है। देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन ये तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है? 4 नंबर का क्वेश्चन तो अइबे करता है। इसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन दिया गया जो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इसको याद करने के बाद, समझने के बाद और देखने के बाद। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। आय हाय! सुधारों का क्या करना है हमें बाबू वर्णन करना है। तो इसका आंसर लिखो प्यारा सा आसान शब्दों में आसान भाषा में बता रहे हैं, दिमाग में बैठा लेना। क्या कर लेना दिमाग में फीड कर लेना। जैसे क्या होता है सभी बातों फीड कर लेते हो, गाना शायरी फीड कर लेते हो, जिसको नहीं फीड कर पाओगे रील कोई देख लो शॉर्ट तो इसको फीड हो जाएगा कि ऐसे-ऐसे देखो कॉमेडी किया था, ऐसे-ऐसे बस मारा फट से हेडशॉट। ठीक है? तो इसको भी फीड कर लेना, ठीक है? इसका आंसर क्या लिखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। सत्य बात है एक था, बहुत ही महान था, ठीक है? गया उसके असाधारण कार्यों के आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। पहला जो है शासन संबंधी सुधार। इसमें देखो इसमें देखो क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता केस को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण किया कर दिया था, ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखना है कि आर्थिक सुधार यानी कि क्या लिखना है आर्थिक सुधार लिखना है। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों यानी कि जो कि शराब थे, क्या थे शराब थे और भी जो भी चीजें थे मादक द्रव्य नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया और चोर बाजारी सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को समाप्त कर दिया। ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया था। फिर दूसरा पॉइंट लिख करके कंप्लीट। तीसरा पॉइंट धार्मिक सुधार किया था कि नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया और राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि तीसरा पॉइंट लिख करके हमारा कंप्लीट। चौथा पॉइंट क्या लिखना है न्याय संबंधी सुधार लिखना है कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधिक संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस में एक अस्थाई देन थी, जो कि ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो पांचों पॉइंट ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट लिख देंगे। 4 नंबर को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है? यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो दूसरा तरीका भी बता दे रहे क्या दिक्कत है, बहुत ही दिमाग से बता देंगे बाबू, टेंशन काहे ले रहे हो। देखो यहाँ पर पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज नहीं लिखना चाहते हो तो पॉइंट वाइज भी देख लो, 4 ही पॉइंट उसी को करके शॉर्ट में दे दिएगा। जो भी आप लोगों की इच्छा होगी उसी को याद कीजिएगा, उसी को तैयार कर लीजिएगा, जो आसान होगा, जो दिमाग में जल्दी से फीड हो जाए। क्या होता है जैसे जो चीज़ अच्छी लगती है आप लोगों को वो आपके पास होता है तो सबसे पहले उसी को जल्दी जल्दी खाते हैं। फिर क्या होता है पहले जल्दी जल्दी खाना को खा लेते हैं, फिर उसके बाद मरचा बाद में खाते हैं जो मिर्च होता है, ठीक है? यहाँ पर तो वैसे ये भी जान लो क्या है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव। इसमें हेडिंग बनाना, इसमें लिखना है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित है, जो कि पहला पॉइंट लिखना है कि यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया जाने लगा। दूसरा पॉइंट लिखना है क्या कि यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। फिर अगला दिया गया यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू किया गया। चौथा पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया क्या ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है, हमें ये बताना है। तो ये काहे हम बताएं जी, ये आप लोग हमें क्या पता क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है? इसके बारे में हम क्या करेंगे जी जान करके, नहीं जानना है बाबू ऐसी बात नहीं है। देखो समझो ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आंसर समझो, मस्ती बहुत हो गया कोई बात नहीं। देखो बीच बीच में क्या होगा मस्ती होगा तो मजा आएगा, ठीक है? उबेंगे नहीं आप लोग। अगर यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा ऑटो वन बिस्मार्क पर्सा का प्रमुख मंत्री था। क्या था मंत्री था, ठीक है? फिर अगला लिखना है नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में पर्सा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। क्या किया गया संभाला गया कि आगे लिखना है बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क और
फ्रांस से हुए युद्धों को में परसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद क्या हुआ आगे भी देख लो। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुई एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फिर 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं कि जर्मन राज्यों के राजकुमारों और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित क्या था सहित यहाँ पर सहित परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और इस सभा में परसा के काइजर विलियम प्रथम को नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी यानी कि अनाउंसमेंट की गई थी। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफल प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने परसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, दिया गया यही बाबू कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी शर्त लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखना है पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हस्ताक्षर हुआ था और सितंबर 1932 में हुई। पूना पैक्ट के 2 शर्तें निम्नलिखित है। पहला शर्त यही था कि जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं, यानी कि देखो बाबू कि पहला शर्त यही था कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। दूसरा पॉइंट लिखना है कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना लगा। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लेकर के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यही है कि सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखेगा सत्याग्रह के विचार पर मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है और गांधी जी ने इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। किस प्रकार की है, पहला पॉइंट लिखो क्या है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, जो कि आप लोग का पहला पॉइंट लिख करके हमारा कंप्लीट। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट यही लिखना है कि प्रतिरोध की भावना का या आक्रामकता का सहारा के लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए और उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, यही दिया गया बाबू कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखना है बाबू कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोवन तुर्की की हार हो चुकी थी, सत्य बात है। फिर आगे लिखना इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा ऑटोवन सम्राट पर का एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और मोहम्मद अली शौकत अली बंधुओं मतलब भाइयों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर यानी कि इसी मुद्दे, कौन सा खिलाफत वाला मुद्दा, इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू हुई क्या है जी
नेताओं के साथ यहाँ पर कई यानी कि साथ शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाने लगा। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? पूरा हो गया, कंप्लीट भी हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारा 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, कार्य ला क्यों निरस्त किए गए, किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कीजिए। चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, कि आयात का प्रतिबंध लगाने से कार्ला के आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट लिखना है, महंगाई रोकने के लिए महंगाई से त्रस्त नागरिक लोगों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कार्ला को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। तीसरा पॉइंट लिखना है, खदानों को मूल्य को कम करने के लिए कार्ला के आयात पर प्रतिबंध लगाने से खदानों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण ब्रिटेन के लोगों के सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न की गई। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके 4 नंबर हो गया बाबू कंप्लीट। जितना क्वेश्चन बता रहे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, लिखिएगा। देखो समझ लो, ध्यानपूर्वक से लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हेडिंग बनाना, इसमें लिखना है क्या, कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। इस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है, जो कि पहला लिखना है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में क्या लिखना है, कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विश्व का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी और इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन पतन मतलब हार, और जनतंत्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास, और क्या है, अधिनायकवाद का उदय और अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल है। ठीक है। आर्थिक परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं। आर्थिक परिणाम आप लोगों को क्या करना है, मेरे को बता रहे बाबू। देखो आर्थिक परिणाम को वीडियो को ऐसे रोक लेना है, क्या कर लेना, स्टॉप कर लेना। ठीक है। और उसको ऐसे पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। या स्क्रीनशॉट मार करके सामाजिक परिणाम, ये छोटा सा है, 4-5 यहाँ पर 2-3 लाइन का ही है। ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू, स्क्रीनशॉट मार लेना है, तैयार कर लेना है। ये वाला देखो जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, इसको भी तैयार कर लेना है। 8वां वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से जल्दी तैयार कर लो। ये वाला नवा क्वेश्चन जो दिया गया, इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे दिया गया। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण लिखिए, यानी कि इसके क्या लिखना है, प्रमुख कारण लिखना है। इसका आंसर क्या लिखिएगा इसका आंसर, कि औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग को हेडिंग बनाना है, या फिर डायरेक्ट पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, क्या, कि औद्योगिकरण के विकास हेतु किसी भी देश की क्या होती है, देश की राजनीतिक परिस्थितियों का सहायक होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, क्या, प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता, यानी कि उपलब्धता हो। ठीक है, प्रचुर मात्रा में हो। इसमें क्या लिखना है, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप ही क्या होगा, फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। आगे लिखना, लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से ही औद्योगिक क्या होता है, विकास संभव हुआ है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। तीसरा आप लोग को लिखना है, यातायात के साधनों का विकास। इसमें लिखना है, यातायात के साधनों का विकास औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, रेल जहाज ट्राम गाड़ियाँ, और सभी जहाज के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, विज्ञान का आविष्कार किया गया। क्या किया गया, विज्ञान का आविष्कार, अभिकारकों ने ही औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया हो सकता है।
ठीक है। अगला इसमें देखो 5वां पॉइंट क्या लिखना है, 5वां पॉइंट स्क्रीनशॉट मार लो या वीडियो को स्टॉप करके ये सब पढ़ लो, ठीक है। 4 नंबर इसमें भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गुमास्ता वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, गुमास्ता वाला क्वेश्चन दिया गया कि गुमास्ता और क्या दिया गया, बुनकरों के बीच टकराव की किन्हीं 3 सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके तैयार कर लीजिएगा। जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 6 नंबर का इतिहास का, इसका भी यहाँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन को कवर करके बता रहे हैं। देखो सभी क्वेश्चन को बताएंगे, कहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। तो इसको आप लोग को 6 नंबर वाला क्वेश्चन पर चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का है, इसको आप लोगों को बता देते हैं बाबू एंड आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, क्या दीर्घउत्तरीय यानी कि 6 नंबर वाला, क्या कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई हैं, यानी कि कौन सी सिचुएशन सहायक यानी कि हेल्प की, हमें ये बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। बहुत भारी डिमांड थी इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग को क्या लिखिएगा, लिखिएगा राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों का एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। राष्ट्रवाद के आधार पर लोग अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु क्या राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में निम्न परिस्थितियां सहायक सिद्ध हुई हैं, जो कि पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लवली पॉइंट क्या लिखिएगा, प्यारा सा लवली पॉइंट लिखिएगा क्या कि देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा कि नए मध्यम वर्ग का उदय, यूरोप में पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। कुलीन को प्राप्त क्या लिखा है, विशेष अधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार को लोकप्रिय हुई। इस प्रकार से ये वाला पहला पॉइंट लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि उदारवाद की विचारधारा का प्रसार एक नए धर्म वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था और 1874 ईस्वी में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वेराइन का गठन किया गया, यानी कि ये क्या थी, संघ थी। कब, 1834 ईस्वी में। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जॉल वेराइन संघ की यानी कि क्या स्थापना कब की गई थी, तो 1834 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे क्या लिखना है कि जिसने क्या है, शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से अधिक भी थी। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, रूढ़वादी की भावनाओं, यानी कि रूढ़वादी की नई भावना। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़वाद की भावनाओं से प्रेरित हुई, यानी कि मोटिवेट हुई कि ठीक है। फिर आगे लिखना है कि रूढ़वादियों को मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिकारियों का उदय, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य। ऑटोवान साम्राज्य का आयरलैंड क्या और पोलैंड के प्रांत प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ और जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। बाबू ये हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़वादी शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, जो कि आप लोगों का कितना नंबर का दिया गया है, ये आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, कहा रहे हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहो, सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, ठीक है। बहुत भारी डिमांड थी। अब वीडियो को शेयर कर दिया करो बाबू। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा। आंसर भी चलिए बता देते हैं। इसका आंसर क्या, उत्तर लिखिएगा क्या कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में रूढ़िवादी शासन स्थापित हुआ जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा क्या लिखना है, पारंपरिक क्या लिखना है, पारंपरिक
संस्थाओं में विश्वास रूढ़वादी विचारधाराओं वाले लोगों का मानना था कि राज्य और समाज द्वारा स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र और चर्च सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति आदि परिवार को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से यह आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा पॉइंट क्या लिखना है, ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन होगा आधुनिकीकरण में विश्वास रूढ़वादी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे और तथा उसका ही समर्थन करते रहे। उसका मत था, यानी कि उनका मत था कि क्या मत था कि उनका मत यही था कि इससे राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं की मजबूती में सहायता मिलेगी। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा दिया गया निरंकुश शासन व्यवस्था में मजबूती। ये हेडिंग आप लोगों को बनाना चाहते बना लेंगे, पॉइंट में मिला करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजबूती इसमें लिखना है रूढ़वादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। इनके विचार में एक आधुनिक सेवा कुशल और नौकरशाही गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और दस्तुत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे, क्योंकि यह अपने शासन पर किसी की आलोचना सहन नहीं करती थी। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखना है, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस, इसमें लिखना है कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के साथ युद्ध के दौरान हुई सभी बदलावों को समाप्त करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए एकत्रित हुई। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख कर कंप्लीट। नियंत्रण आप लोगों को हेडिंग बना लेना है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप लोग का पूरा लिखेंगे, आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आप लोग को बता रहे ताकि समझ में आ जाए। नियंत्रण में क्या लिखना है, नियंत्रण में लिखना है कि रूढ़वादी शासन व्यवस्था अपने आलोचना एवं असहमति सहन नहीं कर पाती थी। इन्होंने उन शासन गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया जो निरंकुश सरकार पर प्रश्न खड़े करें, और अधिकांश सरकारों ने सेंसरशिप के नाम भी बनाए जिनका क्या था उद्देश्य अखबारों और किताबों और नाटकों और गीतों में भी व्यक्त उनका बातों को नियंत्रण लगाना था। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा क्या, देखो समझ लो, लिखिएगा इसका उत्तर लिखिएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन क्या हैं, और असहयोग आंदोलन है, सबनी अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार है, नीचे देखो कैसे है। देखो इसका पहला हेडिंग बनाना असहयोग आंदोलन। इसमें क्या लिखना है, देखो अच्छे तरीके से बता रहे, याद बीज कर लीजिएगा और जा करके छाप दीजिएगा, ठीक है, अगर फंसता तो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि मजबूर कर दिया था। और इस घटनाओं में वर्ष 1919 में दमनकारी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं शामिल थी। ये प्यारा सा लिख करके हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबनी अयोग्य आंदोलन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सबनी अयोग्य आंदोलन के बारे में बताना है, जिसमें क्या लिखना है, देखो सबनी अयोग्य आंदोलन में लिखना है कि सबनी अयोग्य आंदोलन का अर्थ क्या लिखना है, विनम्रता पूर्वक, यानी कि विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना है। और सबनी अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनों की विशेषता रही है, इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर के सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह, यानी कि क्या नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया था। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा के पदयात्रा से प्रारंभ की और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बना करके कानून तोड़ दिया था। तो ये सबनी अवज्ञा आंदोलन था। और हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। देखो आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत करना पड़ेगा पागलों की तरह, यानी कि आप लोगों को मेहनत अच्छी तरीके से जरूर करना है और फोड़ देना है। कम बैक हो चुका है, कम बैक जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है।
इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिखना है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई, जो कि अब मुंबई हो गया, ठीक है, पहले बम्बई था, मुंबई के क्या लिखना है, गवालिया, यानी कि क्या, गवालिया टैंक मैदान में हुई अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़ चले जाने की चेतावनी दी और 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया क्या करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष क्या नेताओं को गिरफ्तार तथा कर नजरबंद कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया, यानी कि जेल में भी डाल दिया गया था और ये भी कर दिया गया था, यानी कि नजरबंद, ठीक है। और अतः यह आंदोलन एक प्रकार का नेतृत्व विहीन और अराजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया और सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटा करके समांतर सरकारें भी स्थापित की गई और सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया और किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी आंसर लिख करके हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो बिना देरी के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, कारला के समाप्ति के बारे में ब्रिटिश सरकार, अफ्रीका में रीडर पेस्ट आना, विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय कामकाजी उम्र में पुरुषों की मौत, भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी। यह आप लोग का देखिए अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि भारतीय आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों को लिखिए, जो कि अथवा करके इसमें क्वेश्चन ऑफर के तौर पर भी पूछ लेता है। क्या सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के मंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अड़ा वाला क्या है, बता रहे हैं आंसर, टेंशन मत लो, आंसर बताएंगे। इसमें दिया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा अपने उत्पादन को उत्पादन को एशियाई देशों में हस्तांतरित करने का फैसला, यानी कि हमें ये बताना। तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना। क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। देखो बता देना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, कारला को समाप्त करने के बारे में आप लोग का यहाँ से स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वाला सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सभी को आंसर बता दे रहे हैं। अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना, इस प्रकार से पॉइंट वाइज आसान शब्दों में। और देखो ये वाला भी मौत क्यों हो गई थी, कारण आप लोग को ये वाला भी। और अर्थव्यवस्था का जो आप लोग का महामंदी है, इसको भी बता दे, क्या देखो बता दे रहे हैं। देखिए लिखिएगा, 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी के पश्चिम देशों के साथ उनके उपनिवेशों का गंभीर प्रभाव पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है, चलो नीचे बताते हैं किस प्रकार है। पहला पॉइंट में लिखिएगा, व्यापारिक क्षेत्र का पर प्रभाव। इसमें लिखना है क्या, कि इस समय भारत एक कृषि वस्तु निर्यात देश है। क्या है, भारत एक कृषि वस्तु निर्यात देश है और यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता है। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया है और 1928 ईस्वी से लेकर के 1934 के बीच में भारत का आयत घट करके आधा रह गया था, ठीक है। और फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर के इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मार करके पढ़ सकते हैं, या आप लोगों को क्या करना है बाबू, वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके भी पढ़ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को यहाँ तक। ये वाला भी आप लोग को वैश्वीकरण का, ये वाला भी। चलो अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय वस्त्र व्यापार का वर्णन करके, इस प्रकार से आप लोग को ये ज़्यादा मतलब आप लोग का इंपॉर्टेंट है, वैसे ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आप लोग का यहाँ पर आंसर आप लोग को सेट कर दिया गया है। क्या सेट कर दिया गया, कि मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में क्या भारत के रेशमी और सूती के उत्पादों का ही दबदबा रहता था। क्या दबदबा रहता था, और अधिकांश देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। और अर्मेनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ के चीजें लेकर जाते थे। और यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद करके पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ों, दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाया जाते थे। मुख्य पूर्व और औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता
चलता था और गुजरात के तट पर स्थित सूरत क्या है, सूरत बंदरगाह के जरियत भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। और कोरामंडल तट पर क्या, कोरामंडल तट पर मछलीपट्टन और बंगाल में हुगली के मध्य से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट आईएमपी है, क्या है, आईएमपी है, ठीक है। सभी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, आप लोगों को बताया ना कि इसमें चारों बताया जाएगा, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सब चीजें इसमें कवर किया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है। इसमें देखो क्या, चाहे नागरिक शास्त्र हो या आप लोग का क्या हो, अर्थशास्त्र हो, ठीक है। इसमें दिया गया 19वीं सदी में क्या लिखना, औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। इसका भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिए क्या दिया गया। इसका आंसर दिया गया 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के मिश्रित वरदान सिद्ध सिद्ध होने के प्रमुख कारण निम्नवत है, यानी कि निम्न है। जिसमें पहला पॉइंट लिखा उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यानी कि बढ़ोतरी हुई थी, कि जिसमें पहला आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, लिखना नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नवीन तकनीकों का भी विकास होता था, जिससे उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती रहती थी। अतः औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुतः की उत्पादन क्षमता कई गुनी बढ़ गई थी। और दूसरा पॉइंट लिखना है कि यातायात में विशेष सुविधा प्राप्त हुई थी। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को स्टॉप करके बाबू जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है, ठीक है। इसको आप लोग को पढ़ लेना, और भी जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना, ठीक है। यह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो बिना देरी के भूगोल का लघु उत्तरीय क्वेश्चन सबसे पहले 4 नंबर का स्टार्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। बता दे रहे फिर से एक बार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि रफ्तार कम होगी तो चलेगा, लेकिन क्या, रफ्तार कम होगी तो चलेगा लेकिन दिशा सही होना चाहिए। तो दोनों आप लोगों को यानी कि सही होना चाहिए। रफ्तार तेज बढ़ा दो, ठीक है, क्या रफ्तार तेज बढ़ा दो, अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, जरूर तैयार कर लेना। क्या कर लेना, जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लघु उत्तरीय क्वेश्चन बिना देरी के आप लोग को भूगोल यानी कि जियोग्राफी पे आते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आप लोग को, इससे पहले आप लोग को देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया समझ लीजिएगा, कि भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि में 2 अंतर लिखे, यानी कि क्या लिखना है, 2 अंतर लिखने हैं, क्या 2 अंतर लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, देखो प्रति भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि, इसमें आप लोग को ऐसे लिख लेना है, एक तरफ लिखना प्रति भूमि, एक तरफ लिखना है कृषि योग्य बंजर भूमि। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है भारत में प्रति भूमि की प्रतिशत क्या है, 7.03 है। और जबकि इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि भारत में इस भूमि का यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 4.41 है, जो बहुत समय से इतना ही है। ये वाला आंसर लिखकर कंप्लीट। और दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है कि प्रति भूमि वह सीमांत भूमि होती है, क्या, जो 2 से 3 वर्ष में ही एक बार बोई जाती है। ये वाला आंसर लिखकर कंप्लीट। और इसमें क्या लिखना है कि कृषि योग्य भूमि वह भाग है जो किसी कारणवश कृषि के काम पर नहीं लाया जाता है, कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है कि इसको कुछ समय के लिए खाली इसलिए छोड़ा जाता है जिससे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसकी उपजाऊ शक्ति फिर से कायम की जा सके। और इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कृषि योग्य यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि को खाद तथा सिंचाई आदि के प्रबंध कर कृषि का काम में लाया जाता है, यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के काम में लाया जाता है। 4 नंबर ये वाला आप लोग को लिख करके कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा बंगर और खादर में 2 अंतर लिखो, क्या, बंगर और खादर में 2 अंतर लिखो। चलिए उसका आंसर भी बता देते हैं, बंगर और खादर में अंतर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आप लोग का बंगर और खादर वाला जो है बाबू, यहाँ पर मिस टाइपिंग, इसका आंसर नहीं सेट हुआ है सिस्टम में कुछ इश्यू के कारण, तो जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर वो आप लोगों का क्या है, ये आंसर ऊपर वाला ही सेट हो गया है सिस्टम कुछ इशू के कारण, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नोट्स से तैयार करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक होगा उससे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्या लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। आंसर क्या लिखिएगा उत्तर इसका लिखेगा कि ब्राजील के शहर यानी कि ब्राजील के शहर जिसका नाम था रियो डी जेनेरो में जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था और इसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी कि क्या किया, सिग्नेचर किया। और इसने भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 11वीं सदी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 यानी कि 21 को स्वीकार
प्रदान की, यानी कि स्वीकृत प्रदान की, यानी कि एक्सपेक्ट कर लिया, ठीक है। और यह एक कार्य सूची जिसका उद्देश्य सामान्य हितों और पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित और जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी व रोगों से निपटना है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा, यानी कि एजेंडा क्या करे, 21 तैयार करें। इस प्रकार से पृथ्वी सम्मेलन वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। उससे पहले आप लोग को थोड़ा बता दें क्या, कि आप लोग को बता दें कि मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो मायूस आप मत होना बाबू, आप लोग का भी अच्छा नंबर आ सकता है, लेकिन क्या, जब मेहनत करेंगे तब, क्या मेहनत करेंगे तब, ठीक है। तो आप लोग को मायूस कभी मत होना, डरना नहीं पेपर से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। तो जो समझते हो तो समझो, उससे हमारा क्या है। चलो आप लोग का आंसर बता देते हैं। देखो आंसर देखो, समझो बाबू, क्या है कि मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण के गुणात्मक में नकारात्मक में प्रभाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया पर्यावरण में गिरावट आना कहलाती है। सामान्यतः या पर्यावरण का निम्नीकरण भी कहलाती है। आगे लिखना है, मानवीकरण क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के विभिन्न आयों जैसे यहाँ पर क्या है, जल, वायु और मृदा एवं भूमि आदि की गुणात्मक घटती जा रही है। और जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और एवं भूमि प्रदूषण के कारण क्या पर्यावरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणात्मक क्षमता घट जाती है। ऐसे वातावरण में जीवन दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके 4 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, समझिएगा। दिया गया है कि जैव विविधता यानी कि क्या है, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्व को वर्णन कीजिए। जो कि आप लोग का कितना, आप लोग का ये वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। चलिए आप लोग को इसको भी बता देते हैं। देखिए आंसर इसका क्या लिखना है, जैव विविधता। इसमें लिखना है जैव विविधता, अर्थ हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले विविधता। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं पर्यावरण में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। और क्या लिखना है, और क्या पृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से क्या हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं, और जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है और जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। इस प्रकार से ये वाला आंसर लिखकर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है, क्या है, मानव जीवन के लिए महत्व। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है कि मानव अपने उत्पत्ति काल में, यानी कि जीवन काल में, क्या उत्पत्ति काल से हो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन और आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और तथा पौधों का क्या किया है, पालतूकरण किया है। और कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। इस प्रकार से ये वाला आंसर लिखकर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन, इसका आंसर लिखना है क्या, इसका आंसर लिखना है प्रख्यात, यानी कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने, यानी कि 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। और गढ़वाल, टिहरी एवं कुमाऊं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों को अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी व जनजाति के लोगों को तैयार किया, जिसमें वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो तो हद कर दो वरना मेहनत रद्द कर दो, क्या है, प्रोग्राम रद्द कर दो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। जितना बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को तैयार कर दो। वीडियो को शेयर नहीं करते तो वीडियो को जरूर शेयर कर दो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट पास जितने भी स्टूडेंट होंगे क्लास 10th के, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखिए कितना उपाय है, बहुत उपाय है। कितना उपाय बता दे, देखो इसका आंसर लिखना है कि भारत में वन्य जीव
जीवन के संरक्षण या जीव के संरक्षण उपाय निम्न है। जो कि पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि संकट ग्रस्त यानी कि संकटपन्न जातियों का संरक्षण है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु भूमि और जल की योजना और रख रखाव है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जीव जीन बैंक के लिए विविध किस्मों के खाद्य उपजे और पौधे, लकड़ी और पेड़ पौधे पानी के जीव हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना, उपयोगी जीवों की पहचान और उनकी सुरक्षा और संरक्षण उपाय है। और आप लोगों को क्या लिखना, प्रवास पक्षियों और वन्य जंतुओं के लिए क्या है, क्षेत्रों का आरक्षित है। तो बाबू सभी पॉइंट को आप लोग को नहीं लिखना है, 5 से आप लोग 4 पॉइंट लिख देंगे, 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सभी पॉइंट को आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि जो याद हो जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। जो आप लोग को आसान लगे इजी। देखो 10-10 पॉइंट बताया लेकिन 10 पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। जब 6 नंबर में पूछा गया तब लिखना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण लिखिए, यानी कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। इसका आंसर क्या लिखिएगा, जल दुर्लभता। इसका लिखेगा कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है बढ़ती जनसंख्या। इसमें लिखना है क्या कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अत्यधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, अगला हेडिंग लिखना है जल का असमान वितरण, यानी कि असमान वितरण यानी कि गलत तरीके से उसका बंटवारा। जैसे क्या लिखना है कि भारत में, यानी कि क्या भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वहां वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट। अगला तीसरा पॉइंट आप लोग को लिखना है निजी कुएं या नलकूप। निजी कुएं या नलकूप, इसमें लिखना है कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। ये वाला भी आंसर लिखकर कंप्लीट। अगला चौथा पॉइंट लिखना है औद्योगिकरण। इसमें लिखना है कि स्वतंत्रता के बाद हुई औद्योगिकरण के कारण भारत में अलावड़ीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है और उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है और इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझ लीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का सिंचाई का उपयोगिता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे, वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से ये वाला तैयार कर लीजिएगा। वाणिज्य कृषि का क्या आशय है, इसको भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है क्या कि वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कृषि की किन समस्याओं को वो लिखिए। तो देखिए इसके 3 समस्याएं निम्न होती हैं। क्या कृषि की 3 समस्याएं निम्न होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसको भी समझ लो। बढ़ती जनसंख्या के कारण, इसका आप लोग को जो लिखा गया इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि में आसवन, ये वाला भी रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक अत्यधिक प्रयोग, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झूम कृषि पर, यानी कि झूम कृषि पर क्या विशेषताओं को बताइए, यानी कि विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है जीविका निर्वाह के लिए कृषि भारत के लिए क्या है, भागों में अभी भी की जाती है। क्या अभी कुछ भागों में की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा क्या है परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि प्रायः मायूस मृदा की उर्वरता और तथा फसल उगाने के लिए क्या करता है, अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। क्या लिखना है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है और किसान भूमि के टुकड़े साफ करके क्या करता है, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता क्या कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, इसमें भी हस्तांतरित हो जाता है। ये वाला भी आंसर यहाँ तक आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि देश के उत्तर, यहाँ पर आप लोगों को मेन पॉइंट यहाँ पर कि देश के उत्तर पूर्वी असम, क्या मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है और मणिपुर में पामुल कहा जाता है। नाम आप लोग इसका याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि आलोह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। इसका आंसर लिखना आलोह खनिज लिखना है। आलोह खनिज में लोहे का अंश नहीं होता है या बहुत कम होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम होता है, और तांबा होता है, टीन होता है, जिंक होता है, सीसा, जस्ता आदि। इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, समझिएगा कि भारत में लोह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, यानी कि उत्पादन पर संक्षेप में लिखना है। तो ये वाला भी आंसर आप लोग को बता दे क्या, आप लोग को इसको आप लोग को स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो यही आप लोग को बता रहे। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखे। तो इसका आंसर लिखेगा धात्विक खनिज के अंतर्गत आने वाले खनिजों को खदानों में निकाल कर साफ करते हैं, जिससे उसे विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। जैसे इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, कुछ बहुत लोहा आ जाता, शीशा आ जाता, खनिज शामिल है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया आप लोग का, अगला क्वेश्चन दिया गया ऊर्जा परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा स्रोत में वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में है, और ये प्राकृतिक में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये गैर नवीकरणीय होते हैं, और ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं। और जीवाश्म ईंधन और ऊष्मीय शक्ति क्या होते हैं, ऊर्जा, जल विद्युत यानी कि बायोगैस और पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्र हैं, जो कि मुंबई हाई है और कालोल है। ठीक है, ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये वाला जो खनिज संरक्षण की आवश्यकता है, इसको भी स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वाला भी आप लोग आंसर, छोटे पैमाने के उपयोग उद्योग तथा, अभी बहुत ही लंबा दंगल है, बहुत ही आगे अभी और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आएगा। अभी अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र भी बचाना, काहे टेंशन ले रहे हो, बोले है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा 2-3 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा पर्यावरण में गिरावट, ये एक बार ऊपर भी हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देगा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर लिखिए। तो निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है, इसके अंतर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट लिखना, उद्योग में जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं वो निजी क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या लिखना है कि उद्योग जिनका प्रबंधन समुदाय या सरकार के पास होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कामना है। ठीक है, फिर इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में लिखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देश तथा जनता के भलाई को ध्यान में रखती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को 4 पॉइंट को रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नदी परिवहन तथा सड़क परिवहन में अंतर लिखिए। देखो आप लोग का कितना प्यारा से सेट किया गया, 3 पॉइंट आप लोग का, 5 पॉइंट यहाँ पर बता दे रहे हैं। 3 पॉइंट यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बिजनेस किया जाता है, और ये यानी कि नेशनल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि सड़क, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सड़क परिवहन के दो कोई क्या लिखना है, कोई 3 गुण लिखना है, जो कि इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, 3 गुण लिखना है, जो कि आप लोग का 5 गुण बता दिया। क्या सड़क भारत में विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है, और सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण इस प्रकार है। किस प्रकार है, चलो बता देते। पहला पॉइंट लिखना है कि सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा लिखना, उबड़ खाबड़ तथा विचित्र क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा लिखना है कि अधिक ढाल प्रवस्ता और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाती है। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आप लोग को खुद से पढ़ लेना है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, दिया गया है कि भारत में जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो और टेलीविजन की महत्ता पर प्रकाश डाली, यानी कि इस पर प्रकाश डालना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा, जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो टेलीविजन के महत्ता का वर्णन निम्नवत है, यानी कि निम्न है। दूरदर्शन जिसमें हमारा पहला है, दूरदर्शन में आप लोग को ये पॉइंट सभी याद कर लेना है। और दूसरा हमारा रेडियो, क्या है, रेडियो। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन भूगोल का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आप लोग का 6 नंबर का पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण। चलो उसको भी देख लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारा सा लवली सा पूछा गया कि संसाधन का अर्थ लिखिए, और एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो चलो व्याख्या करके बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि भूमि संसाधन, क्या भूमि संसाधन मानव भूमि पर क्या निवास करता है, और ये अपने
आर्थिक क्रियाकलापों और इस पर संपन्न करता है तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। और ऐसे अगर आप लोग को याद होगा कोई बात नहीं, तो आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बाबू स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं ना आप लोग को, देखिए टाइम बेस्ट होने के, यानी कि टाइम कम लगे, इसीलिए आप लोग को क्या कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार करके पढ़ लीजिएगा या वीडियो को रोक लीजिएगा, ऐसे आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा 2-3 बार इसको रीड करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और भी आंसर है, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, भू संसाधन का अर्थ लिखिए और एक संसाधन के रूप में भू का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, हमें ये बताइए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं। इसका आंसर लिखिएगा, भूमि एक क्या है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। और भूमि एक सीमित संसाधन है, इसका उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट लिखना है, भूमि के जीवन का आधार क्या है, भूमि के जीवन का आधार, इसमें लिखना है कि भूमि के अभाव में क्या लिखना है, कि मनुष्य का जीवन संभव है, क्या है, संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है। और मनुष्य के जीवन में सभी क्रियाकलापों जैसे चलना फिरना, व्यवसाय और मकान, क्या है, मकान और दुकान, कृषि और क्या है, यहाँ पर देखो उत्खनन व कारखाने सभी भूमि से जुड़े हैं। और वनस्पति एवं पेयजल संसाधन भी निर्भर करते हैं, पर भूमि पर निर्भर करते हैं। आर्थिक विकास का आधार है, इसमें क्या लिखना है, कि किसी भी देश का विकास वहां पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, वनस्पति और क्या लिखना है, खनिज पदार्थ, उपजाऊ भूमि और जल, क्या लिखना है, जलवायु आदि पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है। और ये संसाधन जिस देश में जितनी अधिक मात्रा में होंगे, उनका आर्थिक विकास उतनी ही तीव्रता से होगा। ये वाला भी आंसर लिखकर कंप्लीट। और ये सब जो पॉइंट है इसको आप लोग को खुद से रीड कर लेना बाबू। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना रहता है, 150 शब्दों में आंसर देना रहता है, ठीक है, तब ताकि आप लोग का पूरा नंबर मिल जाए। तो आप लोग का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखो क्या दिया गया भारत में वनों का ह्रास, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी, यानी कि क्या होता है, कमी, लुप्त होना, ठीक है, यानी कि कमी, ह्रास मतलब कमी होता है, अभाव मतलब कमी, ह्रास मतलब भी कमी, ठीक है। कि यह प्रमुख कारणों का इसके प्रभाव को लिखे, तो पॉइंट वाइज आप लोगों को सभी कारण यहाँ पर दिया गया, पॉइंट वाइज देख सकते हैं, सभी कारण दिया गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, चाहे वीडियो को रोक करके पढ़िएगा या आप लोग स्टॉप, यानी कि स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके पढ़ लीजिएगा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वनों के किन्हीं 4 लाभ लिखिए, क्या लिखिए, किन्हीं 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग को ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 4 लाभ यहाँ पर हैं, ठीक है। वर्षा में सहायक होते हैं, पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज भी 4 लाभ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक, देखो आंसर बता रहे, बाद में मत कहना कि आंसर नहीं बता रहे। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत लोग यही कमेंट करते थे ना कि सिर्फ क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं, आंसर आप लोग को तैयार करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए आंसर भी सेट करके लाए हैं एंड आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों के लेख लिखिए, यानी कि लेख लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखो लिखना है कि भारत में प्रमुख फसलें निम्न है, क्या है, प्रमुख फसलें निम्न है। इसमें लिखना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतरण के कारण अनेक तरह के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, क्या है, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट भारत में उगाई जाने वाली मुख्य प्रमुख फसलें हैं। ये आंसर लिखकर कंप्लीट, एक एक का व्याख्या करना। चावल वाला देखो प्यारा सा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, चावल वाला, गेहूं और मोटे अनाज इसमें हो जाएगा, इस स्लाइड में हो जाएगा, स्लाइड में हो जाएगा। अगला बाजरा और मक्का हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और आप लोग को देखो यहाँ पर और कुछ ही फसलें लिख सकते हो, मुख्य रूप से आप लोग को सभी नहीं लिखना, लेकिन सभी बता दे ताकि आप लोग को टिप्पणी करने आए तो आप लोग इसको तैयार हो जाए। देखो ये वाला भी हो जाएगा ना, आप लोग का कॉफी भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताना, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, क्या करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना। तो ये वाला भी आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बाबू, इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बता दे रहे हैं बार बार, ठीक है। ये वाला भी 8वां क्वेश्चन भी आप लोग को तैयार कर लेना, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है, क्या बता दे रहे हैं, आप लोग को तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर सिविक्स का आता है, क्या, सिविक्स का आता है, यानी कि नागरिक शास्त्र के सभी सब्जेक्ट का आता है, यानी कि सॉरी नागरिक शास्त्र के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, क्या 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि बंटवारा और तथा बंटवारे का क्षैतिज वितरण में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ लिखिएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, एक तरफ लिखिएगा क्षैतिज, ठीक है। एक क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, और एक क्या होता है, एक आप लोग का हॉरिजेंटल, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है, ठीक है।
इसमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लिखना पहला पॉइंट, ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों को सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें पहला पॉइंट क्षैतिज वितरण में लिखिएगा। क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, जबकि इसमें क्या होती है, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्ति का उपयोग करती है, यानी कि क्या, अपनी पावर का उपयोग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखिएगा, इसमें नियंत्रण, क्या नियंत्रण स्तर, यानी कि नियंत्रण स्तर या क्या निम्नतर स्तर है, सॉरी, निम्नतर स्तर के अंग उच्चतर स्तर के अंगों के अधीन काम करते हैं, जबकि इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण कर रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए, यानी कि एक तर्क दीजिए। तो इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, क्या लिखिएगा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव के अंदेशा, यानी कि क्या, अंदेशा कम हो जाता है, और ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के का रूप ले लेता है, और इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा है, और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए क्या होता है, घातक हो सकता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है, तथा यह वह बात कहीं कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही क्या है, लोकतंत्र का अर्थ ही कि जो अर्थ है कि क्या है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए, और तथा ये लोग इसी के दायरे से ही रहें। इसीलिए वैध सरकार भी होती है, जिसमें अपनी भागीदारी के क्या होता है, भागीदारी के माध्यम से सब समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन बिना देरी के देख लेते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे टार्च ले लेना है, ऐसे आप लोग को टार्च ले लेना है, ऐसे प्रकाश नहीं डाल देना बाबू गठबंधन करके। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बाबू। इसमें आप लोग को आंसर लिखना अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक ऐसा समझाओ कि पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लो, क्या है कि सत्ता की साझेदारी की व्यवस्थाएं क्या है, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों तथा आंदोलनों द्वारा शासन को विभिन्न प्रभावित नियंत्रित करने के लिए तरीके से भी लक्षित हो सकती हैं, और लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच उनके चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति, यानी कि किसी एक पर्सन या समूहों को केंद्रित न रहे, और कई बार सत्ता की भागीदारी दे यह स्वरूप क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और जब दो या दो से अधिक पार्टियों मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तथा सरकार का गठन करती हैं, तो गठबंधन सरकार का स्वरूप होता है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा लिखिए। तो ये वाला भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट आप लोग का लिख करके आंसर कंप्लीट। ये वाला भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 5वां वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का अगला आता है 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन जो आता है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, इससे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। लिखिएगा, शासन के संघीय और एकात्मक शासन के मुख्य अंतर। संघीय सरकार यहाँ पर है, और यहाँ पर एकात्मक सरकार है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है संघीय सरकार में, कि संघीय सरकार में शासन से संबंधित विषयों का विभाजन होता है, जबकि इसमें लिखिएगा क्या, कि एकात्मक सरकार में विषयों का विभाजन नहीं होता है। और इसमें आप लोग को आगे लिखिएगा कि संघीय सरकार में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण तथा इसके विभिन्न स्तरों के बीच बटी रहती है, जबकि इसमें लिखना है कि एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है जिसके नियंत्रण में पूरी सत्ता होती है। तीसरा पॉइंट लिखना है, भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में शासन की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, विश्व में इंग्लैंड, इटली, जापान आदि देशों ने एकात्मक सरकार की व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। वही आंसर आप लोगों को दिया गया, संघीय सरकार और असंघीय सरकार, वही 2 बार रिपीट होगा, कोई बात नहीं।
लिंग विभाजन किसे कहते हैं, ये वाला भी आंसर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपाय बताइए, तो 3 उपाय आप लोग का स्क्रीनशॉट इसको भी मार लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। दलाली व्यवस्था कितने प्रकार का, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा बताइए, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का सिविक्स का स्टार्ट होता है, जो कि कितने नंबर का दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, क्या 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देता है। इसमें दिया गया बहुसंख्यकवाद को स्पष्ट कीजिए, श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया। तो बाबू आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है और इसको ऐसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि श्रीलंका में सामुदायिक संरचना, इसको याद भी करना है, ये नहीं कि ऐसे पढ़ लो कहानी नुमा बस खत्म, याद भी कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्या है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन का आंसर बताते रहे एंड आप लोग को समझाते रहे, तैयार जरूर कर लेना है। इसमें लिखना है कि श्रीलंका में सामुदायिक संरचना, श्रीलंका को हेडिंग बना लेना है, इच्छा होगी तो इसमें लिखना है कि श्रीलंका की कुल जनसंख्या में सिंगली समुदाय का 74% है, जबकि तमिल 18% है, ठीक है। और फिर अगला लिखना है कि आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक आप लोग को इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं कि पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, दोनों चांस बता देना, आप लोग को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव को तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी कि क्या करना है, तरीकों का वर्णन करना है। तो ये वाला साक्षरता दर बता देना है और अनपेड कार्य बता देना है, मजदूरी में अंतर और शिशु लिंग अनुपात, ये वाला भी यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, हमें ये बताना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है, क्या कर लेना है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें, जो कि अथवा करके दिया गया राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, अथवा करके इसमें दिया गया राजनीतिक दलों का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन वही आप लोग को रिपीटेड थे, जो कि ये वाला आंसर भी हमारा सेट था और आप लोग को बता दिया। ये वाला 7वां क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ये वाला भी देख लो बाबू, जल्द से जल्द दिया गया है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया गया लोकतंत्र के शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखे। तो ये वाला भी आंसर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आंसर यहाँ से लेकर के आप लोग को 6 पॉइंट में लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्लास 10 का आप लोग का क्या है, अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें अति लघु और दीर्घ दोनों शामिल है, क्या लघु और दीर्घ दोनों शामिल है, ठीक है। जो कि आप लोग का लघु क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि लघुत्तरीय क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा बाबू, पहले बताए थे फिर भी बता दें, लघुत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय लिखे, यानी कि राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय लिखना है। जिसमें आंसर हमें क्या लिखना है, देखो आंसर इसमें लिखना है राष्ट्रीय आय, इसमें लिखना है क्या, बता दे क्या, देखो लिखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए, क्या निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। पहला आय कि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, भारत जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है और अतः क्या लिखना है, अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है, इसीलिए देश के नागरिकों को शिक्षित करना तथा उन्हें जनसंख्या वृद्धि के गंभीर परिणामों के से अवगत कराने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट लिखना है, क्या दूसरा पॉइंट हमारा लिखना है कृषि विकास के प्रयास, यानी कि क्या लिखना है, कृषि विकास के प्रयास। इसमें लिखना है कि यानी कि इसमें लिखना है, सॉरी देखिए लिखना है कि कृषि विकास के प्रयास, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सत्य बात है। फिर हमारे देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन देश में क्या लिखना है, लेकिन हमारा देश यानी कि देश में आज भी परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है, जिससे उपज काफ़ी कम प्राप्त होती है। और यदि कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए तो कृषि उपज में भी वृद्धि होने से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बचत वृद्धि को प्रोत्साहित, देश की जनता में बचत के प्रति जागरूकता व पूंजी को निर्माण व वृद्धि के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके, और जब उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक होगा, लोगों को मिलेगा, और जिससे परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये वाला भी बाबू लिख करके हमारा कंप्लीट, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो वीडियो को जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, यानी कि क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके पास ये वीडियो शेयर
करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, पेपर में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन दिया गया शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताओ। जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय निम्न है, जो कि आप लोग का यानी कि पहला पॉइंट लिखना है कि शिक्षा का प्रसार करो, यानी कि शिक्षा का फैलाओ। इसमें आप लोग को जो लिखना है इसको याद कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा बाबू, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट मतलब कह दे रहे हैं कि मान लीजिए, और आप लोग को क्या कह रहे हैं, इसको आप लोग को क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके भी इसको रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। अंतर केवल आप लोग को 2 बिंदुओं पर लिखना है, जो कि आप लोग को 2 पॉइंट ये वाला भी आप लोग को लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया, समझो बाबू, देखो दिया गया है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। इसका आंसर क्या लिखना है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर निम्न है, जो कि पहला पॉइंट अब आप लोगों को संगठित, इसमें एक तरफ लिखना संगठित, एक तरफ लिखना असंगठित। देख लो ध्यानपूर्वक से, एक तरफ लिखना असंगठित, एक तरफ लिखना असंगठित, ठीक है। ऐसे लाइन कर लेना। जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या लिखना है, देख लो पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि ये क्षेत्रक क्या लिखना है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित में लिखना है ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। और फिर इसमें क्या लिखना है, ये भी देख लो, इसमें लिखना है दूसरा पॉइंट लिखना है कि रोजगार की अवधि नियमित होती है, किसमें, संगठित क्षेत्र में, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की नियमित नहीं होती, यानी कि कोनो पता नहीं रहता कि कब काम करना होगा, कब छुट्टी रहेगा, कोई पता नहीं रहता, ठीक है। और अगला तीसरा पॉइंट लिखना, इस क्षेत्र के अनेक सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट असंगठित क्षेत्र में लिखना है कि इस नियम को किसी अधिनियम का पालन नहीं करना होता। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा वाला पॉइंट क्या दिया गया, इसको भी देख लो। चौथा वाला पॉइंट लिखना संगठित में कि इस क्षेत्र में बैंक, अस्पताल, स्कूल आदि शामिल है, जबकि इसमें असंगठित में क्या होता है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में वही लोग शामिल हैं जो छोटे काम करते हुए स्वरोजगार में लगे हैं, ठीक है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया बाबू की आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसका आंसर भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज देखिए सभी वाले द्वितीय यानी कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं दिया गया, द्वितीय दिया गया, तृतीय दिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या देखना है, मुद्रा के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मुद्रा के 2 कार्यों का उल्लेख करना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पॉइंट आप लोग का ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापन है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई 3 सीमाएं लिखिए। क्या लिखिए, कोई 3 सीमाएं लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताइए, यानी कि केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताना है। तो ये वाला देखो क्या दिया गया आप लोग का, यहाँ पर दिया गया इसका केंद्रीय बैंक आप लोग को एक तरफ लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, वाणिज्य बैंक लिखना है। एक तरफ क्या लिखना है, केंद्रीय बैंक लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, वाणिज्य बैंक लिखना है। इसमें क्या अर्थ इसका है, यानी कि केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है, देखिए समझिएगा। यहाँ पर अर्थ ये है, उद्देश्य इसका ये है और कार्य क्षेत्र ये है। तो इस ऐसे से ये सभी का, तो ये वाला भी याद कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि क्या कहते हैं, WTO शॉर्टकट में कहते हैं, क्या कहते हैं, WTO कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखना है कि इसमें विश्व व्यापार संगठन हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना क्या है, समझ लीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय, यानी कि जिसका क्या है, ध्येय, यानी कि जिसका लक्ष्य क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, यानी कि क्या उदार बनाना है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। क्या है, जेनेवा में है, ठीक है। इसकी स्थापना विकसित देश की पहल की हुई थी। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर हेडिंग आप लोग बनाइएगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य। इसमें लिखना क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। जिसमें हमारा पहला हो जाएगा पॉइंट क्या कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इन नियमों के लिए पालन के लिए हर संभव प्रयास करता है। ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा देता है। क्या करता है, उदारीकरण को बढ़ावा देता है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 वाला दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता की
को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ये बताना, समझाइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बाबू। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 आप लोग को क्या लिखना, उपाय लिखना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। देखो बता दिया गया है, इसको तैयार कर लेना। क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन पूछा गया। क्या, देखो क्या पूछा गया कि विकास मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयों का वर्णन कीजिए। यानी कि क्या करना, विस्तार पूर्वक से वर्णन करना। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर नहीं करते तो यार वीडियो को बाबू जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे उनके पास वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। सभी जगह स्टोरी स्टेटस सभी जगह लगा दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए। क्या कहते हैं कि करो कर भला तो होए भला, यानी कि अगर आप लोग करेंगे भला तो आपका भी होगा भला। ठीक है, तो आप लोग भेज देंगे अपने मित्रों के पास, क्या हो जाएगा, ठीक है, उनका भी काम हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखिएगा, क्या समझ लो, देखो क्या लिखना है कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का एक ऐसा मापदंड है जिसके, यानी कि क्या मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। यानी कि निर्धारित यानी कि तय किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक और प्रगति पर ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है। और ऐसा, यानी कि ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। और फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में क्या लिखना है, कार्यक्रम ने क्या 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया, ताकि विश्व के विभिन्न देशों को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां को आंका जा सके, यानी कि अंदाजा लगाया जा सके। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है, आगे देख लो बाबू, आप लोग को आगे स्क्रीनशॉट मार लेना या वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। दीर्घ आयु है, शिक्षा अथवा ज्ञान है, और जीवन स्तर है। तो ये तीनों पॉइंट पर आप लोग को चर्चाएं की गई थी। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, और 6 नंबर आप लोग का ये कंप्लीट। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन था। और आप लोग का यहाँ पर आप लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जीविका के काम करने वाला, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि क्या कीजिए, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि भारत की केंद्रीय सरकार ने हाल ही में भारत के 200 जिलों में कार्य करने के अधिकार से संबंधित कानून बनाया, और इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। और इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को है जो कार्य करने योग्य हैं तथा जिन्हें कार्य की आवश्यकता है। सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देना है, और यदि सरकार इस उद्देश्य को प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को रोजगार छूट देगी। और मनरेगा योजना के अनुसार योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों में हर साल क्या है, न्यूनतम यानी कि 100 दिनों की क्या गारंटीड नॉन स्किल्ड मैनुअल क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवार का अपना घर चला सके। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है कि मनरेगा यानी कि नरेगा कहते हैं, नरेगा योजना मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि आबादी की आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत हो और प्रदान करना है। ठीक है, ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगला तीसरा है आजीविका को मजबूत करना और गरीबों को संसाधन प्रदान करना। अगला लिखना है मनरेगा का अर्थ उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी सम्मिलित करना है। तीसरा अगला पॉइंट लिखना है, साथ ही इन योजना का देश पूरे भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों का मजबूत करना है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, हमें ये बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके इसको रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तैयार है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पन्न प्रक्रियाओं को एक दूसरे से कैसे जोड़ती हैं, इस कथन से स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस कथन से स्पष्ट करना है। तो चलो इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं, क्या करते हैं बता देते हैं। इसका आंसर लिखना है कि
उन बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पन्न प्रक्रियाओं यानी कि क्या करती हैं, उत्पन्न प्रक्रियाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। देश को उत्पन्न उत्पन्न यानी कि उत्पादन सॉरी उत्पन्न यहाँ पर उत्पादन है, यहाँ पर भी उत्पादन, ठीक है, प्रक्रियाओं से जोड़ती हैं। देश को उत्पादन के द्वारा जोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण माध्यम नीचे दिए गए हैं। क्या है, नीचे दिए गए, जिसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पॉइंट हमारा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसका अर्थ है कि एक देश में आधारित कंपनी यानी कि क्या होता है, सामान्यतः एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी में निवेश करती है। और बहुराष्ट्रीय यानी कि क्या होता है, यहाँ पर बहुरा नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विदेशी इकाइयों में कारखानों या कार्यालयों की स्थापना करके उत्पादन यानी कि उत्पादन क्या करती हैं, इकाइयाँ स्थापित की हैं, ठीक है, क्या इकाइयाँ स्थापित की हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि साझेदारी या संयुक्त उद्यम, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय यानी कि क्या होता, कंपनियों के साथ हाथ मिलाती है और संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जैसे कि अधिक उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदना और उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक लाना। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, स्थानीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय उत्पादन इकाइयों का क्रय करती हैं और यह स्थानीय कंपनियां के साथ मिलकर के उत्पादन बढ़ाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के फूड्स ने भारत में परख फूड्स का अधिग्रहण किया है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि निवेश संपत्तियों को खरीदने के लिए धन खर्चे करते हैं, जैसे जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है, छठवां पॉइंट भी स्क्रीनशॉट मार लेना है और ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लो बाबू, ध्यानपूर्वक से बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर दिया गया, उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक का क्या करना है, प्रत्येक पर कुछ पंक्तियाँ लिखी, यानी कि प्रत्येक पर कुछ पंक्तियाँ लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि 1986 उपभोक्ता की अधिकारों की सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। क्या है, कानूनी उपाय है और इसमें निहित कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या लिखना है कि सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को यह क्या अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं को बिक्री से अपना बचाव यानी कि क्या करेंगे, बचाव कर सकें जो कि उनके जीवन तथा संपत्ति आदि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। क्या हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। जिसमें हमारा अगला पॉइंट क्या दिया गया, सूचना पाने का अधिकार यानी कि सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वस्तुओं सेवाओं के मूल्य एवं क्या है, मूल्य एवं मात्रा की गुणवत्ता संबंधी क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी लिख करके कंप्लीट। तीसरा पॉइंट देखो क्या दिया गया, तीसरा पॉइंट दिया, चुनने का अधिकार उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वस्तुओं और तथा सेवाओं की किस्म तथा उचित मूल्यों की क्या कर सकते हैं, वो जानकारी रखें। और यदि एक ही विक्रेता है तो उपभोक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार ठीक मूल्य पर क्या कर सकते हैं, सही वस्तु पर चुनाव कर सके। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके पॉइंट कंप्लीट। अगला क्वेश्चन जो अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उनके हितों के लिए जुड़ी विभिन्न संस्थाएं उन्हें यह आश्वासन दें कि उनकी सभी समस्याओं का पूरा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी यहाँ तक आप लोगों का आंसर लिख करके हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। तो यही आप लोगों को सभी क्वेश्चन थे, क्या थे, सभी क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को देखिए सभी क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे एमसीक्यू रहे हो चाहे वर्णनात्मक क्वेश्चन हो, सभी को अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो एक छोटा मोटा काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट पास सभी ग्रुप में भेज दीजिएगा, सभी जगह स्टेटस स्टोरी लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक, ताकि वो भी सभी स्टूडेंट तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।